आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कार्य जटिलता को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का ट्रायल कैसे किया जाता है इससे संबंधित सभी प्रावधानों को समझाऊंगा। इंडियन प्रोसीजर कोड की धारा 238 से 250 तक हमारे वारंट ट्रायल की प्रक्रिया को लिखित किया गया है। जब भी कोई भी आपराधिक मामला घटित होता है तो आपराधिक मामला दो प्रकार के होते हैं, एक सम्मन मामला, एक वारंट मामला। सम्मन मामला ऐसे मामले होते हैं जिनमें सज़ा 2 साल तक की होती है, अर्थात ऐसे मामले जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, कम जघन्य अपराध के होते हैं, तो ऐसे मामले सम्मन मामले होते हैं और ऐसे मामलों में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और ऐसे मामलों का जो न्यायिक विचरण होता है, जो न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल होता है, वह सम्मन मामलों के अंतर्गत किया जाता है। और ऐसे मामले जिनमें सज़ा 2 साल से अधिक मृत्यु यानी आजीवन कारावास तक होता है, ऐसे मामले वारंट मामले कहलाते हैं, या ऐसे मामलों को गंभीर प्रकृति के अपराध वाले मामले या जघन्य अपराध प्रकृति वाले मामले भी कहते हैं। तो जब 2 साल से अधिक की सज़ा वाले मामले का न्यायिक विचरण न्यायालय में सम्मन मामलों वारंट मामलों के अंतर्गत किया जाता है। वारंट मामलों की प्रक्रिया इंडियन प्रोसीजर कोड की धारा 238 से 250 तक उल्लेखित किया गया है। जब भी कोई भी अपराध कारित किया जाता है तो अपराध 2 तरीके से जांच किए जाते हैं। प्रथम, पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जैसे CRPC की धारा 173 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष उस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और दूसरा, ऐसे मामले होते हैं जो सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई के लिए लाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम पुलिस द्वारा रिपोर्ट के द्वारा जब मामला संस्थित न्यायालय में किया जाता है, अर्थात जब भी कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो पुलिस उस मामले की जांच करके और उस मामले संबंधित सभी गवाहों और साक्ष्य इकट्ठा करके CRPC की धारा 173 के अनुसार न्यायालय में उस संबंधित मामले की CD, FIR और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में भेज दी जाती है। उसके बाद न्यायालय सर्वप्रथम धारा 238 के अंतर्गत उस मामले की कार्रवाई शुरू करता है और उस कार्रवाई को शुरू करने के बाद धारा 207 के आदेश का अनुपालन करता है। 207 के अंतर्गत उस मामले के अभियुक्त को उस अपराध से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे CD, FIR, साक्ष्यों के बयान इत्यादि निःशुल्क न्यायालय से प्रदान करता है। 207 का अनुपालन कंपलसरी होता है न्यायालय के लिए और 207 का अनुपालन करने के बाद धारा 238 का अनुपालन पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात कार्यवाही 239 की न्यायालय शुरू करता है, यानी CRPC की धारा 239 के अंतर्गत उस अपराध को न्यायालय पढ़ेगा और पढ़ने के बाद यदि उसे आवश्यक लगता है कि वह अपराध निवारित करने योग्य है, उस अपराध को विचरण करने योग्य नहीं है, तो उस अपराध को वहीं पर पे निवारित कर देता है और उस अभियुक्त को बुला करके उस अपराध को निवारित करके उस अपराध को क्लोज कर देता है। लेकिन 239 के अंतर्गत यदि वह अपराध को पाता है तब वह 240 के अंतर्गत यानी CRPC की धारा 240 के अंतर्गत उस अपराध के मामले में आरोप तय करता है और अभियुक्त अगर अभियुक्त को उस आरोप को पढ़कर सुनाता है न्यायालय और उसको समझाता है और उस अपराध से संबंधित सज़ा इत्यादि को न्यायालय पढ़कर उसे समझाता है, उसे समझने वाली भाषा में समझाता है। यदि जिस भाषा को वह व्यक्ति समझता है उस भाषा में उसे समझाता है। यदि अभियुक्त उस अपराध की दोष अभिव्यक्त कर लेता है यानी उस दोष को स्वीकार कर लेता है तो उसके स्वीकार के अनुसार न्यायालय अपने स्वीकार के अनुसार भी उस पर सज़ा दे देता है। यदि व्यक्ति उस अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है और वह अपने आप को निर्दोष कहता है और वह ट्रायल की मांग करता है, वह अपने बचाव की मांग करता है, तो न्यायालय 241 की कार्रवाई शुरू कर देती है। यदि अभियुक्त अपने गुनाह को अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है यानी अभियोजन पक्ष की तरफ से जो लगाया जाता है, चूँकि हम जानते हैं आपराधिक मामला में 2 तरह के पक्ष होते हैं। एक अभियोजन पक्ष जो कि जिसके प्रति अपराध किया जाता है और जो किसी पर अपराध का आरोप लगाता है, और दूसरा अपराधी पक्ष जिसे डिफेंस पक्ष भी कहते हैं, जो उस मामले में अभियुक्त बनाया जाता है। तो अगर 241 के अंतर्गत अभियुक्त ने अपना बयान अपने पर लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लेता है, अपना बयान दोषसिद्धि का दे देता है, तो उसको उसके आधार पर सज़ा न्यायालय सुनाता है। लेकिन अगर वह अपने बचाव के पक्ष की मांग करता है तो उसके बचाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार जब भी व्यक्ति अपने बचाव की मांग कर लेता है तो
न्यायालय किसी एक तारीख तय करके उसके गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, और गवाह जब उस मामले की गवाही शुरू हो जाती है तो सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष का मौका न्यायालय देती है। यानी धारा 242 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष उस संबंधित गवाहों को, अपने साक्ष्यों को लाएगा और उस अपराध को निसंदेह, मतलब संदेह परे साबित करेगा कि इस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। यदि कोई भी संदेह गवाहों के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा रह जाता है तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है। इस प्रकार उस अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष अपनी गवाही को प्रस्तुत करेगा और उस गवाह के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। और इसकी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद अपराधी को, यानी डिफेंस पक्ष को मौका मिलता है कि वह उस अपराध संबंध में उससे अपनी दलीलें दें। अर्थात जब भी 242 की कार्रवाई शुरू हो जाती है तो 242 के अंतर्गत साक्षी को एविडेंस एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत उसका बयान लिया जाता है, जिसे चीफ कहते हैं। उसको लेने के बाद फिर डिफेंस को, यानी अभियुक्त पक्ष को मौका मिलता है कि वह अपने अपराध के संबंध में अपनी दलीलें दे और अपने अपराध को संदेह परे साबित करे। यदि वह जिरा में ऐसे तथ्य लाता है जिससे यह साबित होता है कि वह उसने अपराध कारित नहीं किया है, फिर उसके बाद अभियोजन पक्ष का मौका समाप्त होने के बाद डिफेंस पक्ष को मौका मिलता है। और डिफेंस पक्ष को मौका मिलने से पहले उसके एक दो सिद्धि का बयान होता है, जिसे सीआरपीसी धारा 313 के अंतर्गत बयान यानी चार्ज बनता है। क्या उसने जो उस पर जो गवाहियाँ दी गई हैं, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, क्या उसे स्वीकार करता है। अगर वह उसे स्वीकार नहीं करता और बचाव की मांग करता है तो उसके बाद उसे उसका बचाव पक्ष यानी उसको मौका मिलता है कि अपने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत करे। इसके अलावा वह न्यायालय से किसी अभियोजन के किसी भी गवाह को पुनः प्रस्तुत करने का भी अपनी एक रिक्वेस्ट कर सकता है, एक आवेदन कर सकता है कि न्यायालय किसी भी अभियोजन के गवाह को पुनः हाजिर करे। डिफेंस में जब गवाही चालू हो जाती है, यानी अभियुक्त पक्ष अपना पक्ष रखता है और वह उन गवाहों के माध्यम से, अपने सबूतों के माध्यम से अपने आप को अपराधी साबित होने से बचाव करता है। उस मामले में वह कहता है कि हम इस मामले में अभियुक्त नहीं हैं, और अपने गवाहों को प्रस्तुत करके फिर अभियोजन पक्ष उस मामले में अपनी जिरह करता है और उनके बयानों पर तर्कों के माध्यम से संदेहपूर्ण साबित करता है कि जो गवाह हैं वो झूठे हैं। यह कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद, इसके अलावा जब कोई भी अपराध द्वितीय प्रकार से, अर्थात सीधे मजिस्ट्रेट के माध्यम से आता है न्यायालय के समझ, यानी पुलिस कार्रवाई, जैसे कोई भी अपराध घटित होता है तो पुलिस अगर उसकी कार्रवाई नहीं करती है, उसे FIR के अंतर्गत यानी 154 के अंतर्गत न्यायालय जांच कर न्यायालय के समझ नहीं भेजती है, और वह पीड़ित व्यक्ति सीधे माननीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीधे अपना कंप्लेंट केस के थ्रू दाखिल करता है, तब वह अपराध CRPC की धारा 245, 46, 47 के अंतर्गत उसके आरोप और उसका न्यायिक विचरण किया जाता है। और अगर वह मामला वारंट प्रकृति का होता है तो इसके अंतर्गत इसका विचरण किया जाता है। तो मामले जब भी न्यायालय समझ आते हैं तो दो ही प्रकार से आते हैं। प्रथम प्रकार पुलिस द्वारा रिपोर्ट संचित करके उसकी जांच करके आता है। दूसरा किसी वकील के माध्यम से सीधे मजिस्ट्रेट के पास आता है। तो जब सीधे मजिस्ट्रेट के पास माध्यम सीधे आता है मामला, तब वह मामला की विचरण धारा 245, 246, 247 और 48 और 250 तक इसका निर्धारण किया जाता है। जब भी मजिस्ट्रेट समय सीधे मामला आता है तो सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट उस मामले को सुनता है, और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यह मामला कम गंभीर प्रकृति का है, या 2 साल तक कम की सज़ा वाला है, या त्वरित निवारित कर देने वाला है, तो वह अभियोजन को यानी अभियुक्त पक्ष को तुरंत उस अपराध से निर्मुक्त भी कर सकता है। लेकिन अगर अभियोजन यह साबित कर ले जाता है कि नहीं यह व्यक्ति ही अपराधी है, तब वह अभियोजन पक्ष को मौका देता है कि वह अपने गवाह और अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करे। क्योंकि जब भी कोई भी अपराध कायद किया जाता है तो अभियोजन पक्ष यानी पीड़ित पक्ष को ही साबित उस अपराध को करना होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन पक्ष भी होता है, पीड़ित पक्ष भी होता है जिसके खिलाफ अपराध किया गया है। वह अपने साक्ष्यों और अपने गवाहों के माध्यम से उस अपराध को निसंदेह परे साबित करे। अगर वह संदेहपूर्ण साबित करने में नहीं कामयाब होता है तो उस व्यक्ति को जिस पर अपराध लगाए गए हैं उसे उस अपराध से निर्मुक्त कर दिया जाता है। अभियोजन पक्ष के कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद उस अभियुक्त पक्ष को मौका मिलता है कि वह अपने गवाहों के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से उस मुकदमे में अपने खिलाफ बचाव करे। चूँकि हम जानते हैं कि अब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी गंभीर अपराध कर दे, उसके कुछ मूल अधिकार हमारी CRPC में दिए गए हुए हैं कि व्यक्ति को अब निष्पक्ष ट्रायल यानी
निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिलेगा, यानी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा, व्यक्ति को जेल में रहते हुए चिकित्सा आदि का अवसर मिलेगा। यानी राइट ऑफ एक्यूज पर्सन। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो पहले आपको बना रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उसको निष्पक्ष ट्रायल के अपने बचाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अभियोजन पक्ष के गवाही पूर्ण हो जाने के बाद यानी अभियुक्त पक्ष को मौका मिलता है कि वह अपने गवाहों और अपने साक्ष्यों के माध्यम से अपने आप को निर्दोष साबित करे, और इस प्रकार से 247 की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यदि अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा गवाह होता है जिसे अभियुक्त को लगता है कि इसे दोबारा बुलाना जरूरी है, तो अभियुक्त मजिस्ट्रेट से वह परमिशन ले सकता है और उस गवाह को पुनः बुलाने की रिक्वेस्ट कर सकता है, और न्यायालय के आदेश पर उस गवाह को पुनः सम्मन जा सकता है और उससे बहस और जिरह की जा सकती है। इस प्रकार से जब 248 प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यह फाइल 200 CRPC धारा 248 के अंदर पहुंच जाती है, और 248 में यदि न्यायालय को लगता है कि वह व्यक्ति दोषी है तो उसे दोषी करार दे देता है, और उन साक्ष्य और गवाहों के समर्थन के अनुसार, क्योंकि अगर कोई भी साक्ष्य और गवाह यह साबित नहीं कर पाते कि व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे निर्दोष यानी एक्विटल भी साबित कर देता है। और यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद न्यायालय यह देखता है कि क्या आरोप जो लगाए गए हैं व्यक्ति पर, अगर वह आरोप झूठे थे या आरोप निराधार थे, उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं साबित होता है, तो CRPC की धारा 250 के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने अपराध लगाया है, ये जिस व्यक्ति ने वह FIR या जिस व्यक्ति ने वह कंप्लेंट दाखिल किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय प्रतिकर का भी आदेश देता है कि उसने झूठा मुकदमा, झूठा आरोप लगाया है। तो इस प्रकार से अगर कोई झूठा मुकदमा भी लगाता है तो न्यायालय CRPC की धारा 250 के अंतर्गत उसे दंडित भी करती है। और अगर वह व्यक्ति जो जिसने कोई अपराध, जिसके समक्ष अपराध कारित किया गया है, वह कंप्लेंट के थ्रू यानी वादी के थ्रू ये सीधे मजिस्ट्रेट के पास अगर अपने न्याय को मांगने आता है और वह किसी भी डेट पे गैर हाजिर हो जाता है, वह डेट बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई की होती है, तो न्यायालय यह मानता है यानी धारा 249 के अंतर्गत उस मामले को ख़त्म भी कर सकता है, और अपने तर्कों के आधार पर उल्लेखित करते हुए उन कारणों को उस मामले में उस अभियुक्त को दोषित अगर लगता है कि दोषित है तो दोषित भी कर सकता है, और लगता है कि यह मामला अपराध का नहीं बनता है तो उसे एक्विटल यानी दोषमुक्त भी साबित कर देता है। तो इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष जब भी कोई भी मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी कोई वारंट संबंधी यानी मामला आता है तो इस प्रकार से वह उस मामले का विचारण करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो अधिक से लाइक करें और शेयर करें, और अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं। और आपको अगर कोई मामले में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी इस आपके सवाल के जवाब को देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।